So today we are going to talk about hydrogen atom, but उससे पहले हम लोग perturbation की बात करेंगे। अभी हम लोग perturbation हाइड्रोजन एटम के साथ कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। देखो बेसिकली क्या होता है, यू हैव एन एटम, इट मे बी एन हाइड्रोजन एटम, और अब हम लोगों को पता है कि इसमें एक प्रोटॉन रहता है, एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता हुआ। जो इलेक्ट्रॉन है वो जब रिवॉल्व करेगा तो उसका अपना भी एक स्पिन रहेगा और वो न्यूक्लियस के चारों तरफ भी रिवॉल्व करेगा। दोनों के वजह से क्या होता है, एनर्जी लेवल का जो होता है ना वो स्प्लिटिंग होता है, राइट। एंड दैट एक्चुअली हैपेंस बिकॉज ऑफ दिस परटर्बेशन। सो हम लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। दैट फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट व्हिच एक्चुअली गिव्स राइज टू द फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग is also connected to perturbation. So ये more or less a perturbation है। अगर मुझे ऐसे सिस्टम एनालिसिस करना है जहाँ पे there are slight small changes, for example there is spin around the nuclei, orbital motion around the nuclei, वहाँ पे interaction हो रहा है, there are energy level split हो रहा है, that means the wave function doesn't have a smooth path to follow, ठीक है, वहाँ पे कुछ ना कुछ disturbance रहता है, and that is what is called perturbation, right? So this is what we are going to do today, and the topic is application of perturbation theory. So application में हम लोग एक application लेंगे आज जो काफ़ी लंबा डेरिवेशन है, एंड आई होप यू गेट इट, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ परटर्बेशन थ्योरी। तो इस पे हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी पहले तो हम लोग समझने वाले हैं हाइड्रोजन एटम के बारे में, और उससे भी पहले हम लोग समझने वाले हैं फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग के बारे में, ठीक है। तो बिफोर आई रियली स्टार्ट आई जस्ट लाइक टू गिव यू अ स्मॉल ब्रीफ, यू कैन कंसिडर दिस टू बी अ नोट, ठीक है। जब हम लोग फाइन स्ट्रक्चर की बात करते हैं, दैट मीन्स इफ यू आर कंसिडरिंग एन एनर्जी लेवल and that energy level gets splitted further, we basically call them as fine structure splitting, right? So अगर मैं एक एग्जांपल लूँ जहाँ पे मैं बोलूँ कि चलो there is this fine structure splitting, so I will consider this to be fine structure। और ये जो मेरा फाइन स्ट्रक्चर है ना, ये जो स्प्लिटिंग होता है ना, इसका दो रीजन होता है। एक तो होता है रिलेटिविस्टिक करेक्शन, so whenever I am talking about correction, that means I am talking about perturbation। I'll explain it. This is relativistic correction होता है फाइन स्ट्रक्चर में, और दूसरा जो है मेरा स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। दिस इज जस्ट अ बैकग्राउंड, एक बैकग्राउंड मैं इसीलिए बता रहा हूँ ताकि शुरू करने से पहले हम लोगों को ये चीज़ें थोड़ी क्लियर हो जाए, ठीक है, बिकॉज हम लोग यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट वगैरह कंसिडर करने वाले हैं, सो दैट्स इम्पॉर्टेंट। तो देखो फाइन स्ट्रक्चर जो मेरा होता है एक सिस्टम का, बेसिकली समझ लो हाइड्रोजन एटम। सो इन जनरल जब पहले क्वांटम मैकेनिक्स का आइडिया क्लियर नहीं था तब हम लोग बोलते थे चलो एक ही एनर्जी लेवल है। उसके बाद जब इसको एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे देखा गया कि ये एनर्जी लेवल एक नहीं है बल्कि दो एनर्जी लेवल्स जो बहुत करीब है एक दूसरे के। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फाइन स्ट्रक्चर। बट उसका रीजन क्या है, एक तो है रिलेटिविस्टिक करेक्शन। रिलेटिविस्टिक क्यों, बिकॉज मेरे पास एक न्यूक्ली है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का मोशन है, दो स्पीड्स आर कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, तो इसकी वजह से इसमें एक रिलेटिविस्टिक करेक्शन फैक्टर आ जाता है। एट द सेम टाइम स्पिन ऑर्बिट कपलिंग का मतलब ये है, इलेक्ट्रॉन जो है वो मेरा न्यूक्ली की चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, सो इट इज गोइंग टू हैव दिस रिवॉल्यूशन अराउंड इट एंड इट विल ऑल्सो स्पिन अराउंड इट्स ओन ऑर्बिट, वो भी होगा। तो इन दोनों की वजह से मुझे यहाँ पे स्पिन ऑर्बिट कपलिंग भी मिलती है। तो ये जो रिलेटिविस्टिक करेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं हैमिल्टोनियन में या टोटल एनर्जी में, या स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ये दोनों के दोनों ना ऐड करते हैं जिसका हम लोग बोल सकते हैं परटर्बेशन। सो दीज आर एक्चुअली नथिंग बट अ रिजल्ट ऑफ परटर्बेशन। अ स्लाइट चेंज will actually result in the splitting of the energy levels, so that is why this is under perturbation। so हम लोग यहाँ पे टाइम इंडिपेंडेंट नॉन डिजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी की बात फिलहाल करेंगे, ठीक है। सो जब मैं इन जनरल फाइन स्ट्रक्चर बोलूँ, जैसे कोई तुम्हें बोले कि फाइन स्ट्रक्चर, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल पे हमें सिर्फ ये जानने की ज़रूरत है कि एनर्जी लेवल स्प्लिट हो रहा है। जब हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, हम लोग ये मीन कर रहे हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा परटर्बेशन दिया गया है। सो फाइन स्ट्रक्चर मतलब अ टाइनी परटर्बेशन, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि वेव फंक्शन इस साइड से इस साइड आराम से निकल जाएगा, नहीं, उसमें इफेक्ट होंगे। वो इफेक्ट होगा बिकॉज ऑफ द मोशन और द स्पीड, एंड देयर विल आल्सो बी एन इफेक्ट बिकॉज ऑफ द स्पिन ऑर्बिट कपलिंग।
उसकी वजह से हमें फाइन स्ट्रक्चर मिलता है और उसको हम टाइनी परटर्बेशन का नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे बेसिकली, जैसे मैंने फाइन स्ट्रक्चर ऑलरेडी बता दिया, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट 2 क्लास के लिए यही करने वाले हैं, हाइड्रोजन एटम, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो फाइन स्ट्रक्चर मैंने बोला जैसे स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, मैं यहाँ पे और थोड़ा लिख देता हूँ। फाइन स्ट्रक्चर एक पॉइंट हो गया, ए टाइनी परटर्बेशन, राइट, और एक पॉइंट ले लेते हैं स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ये भी मुझे पता है, ये जस्ट बेसिक्स पता होना चाहिए बिफोर वी स्टार्ट। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ये भी ज़रूरी है। एंड उसके बाद देखो ये स्पेक्ट्रल लाइन क्यों क्रिएट हो रहा है, बिकॉज ये तो एक चार्ज है ना, और ये चार्ज रिवॉल्व हो रहा है, तो उसका अपना स्पिन की वजह से, ऑर्बिटल मोशन की वजह से तो एक हो ही रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, हालांकि हम लोग इसके बारे में इतना अभी बात नहीं करेंगे, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर ये इलेक्ट्रॉन है और ये चार्ज है, और एक चार्ज अगर रिवॉल्व कर रहा है, तो मुझे क्या मिल रहा है अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, आई एम ऑल्सो गेटिंग अ मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज इट्स अ मूविंग चार्ज। तो अगर एक मूविंग चार्ज ऐसे मूव कर रहा है तो मेरे को एक मैग्नेटिक फील्ड भी मिलता है, उसके वजह से भी मुझे फाइन स्ट्रक्चर में इफेक्ट पड़ता है। तो देयर आर लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशंस दैट वी वांट टू एनालाइज, बट बिफोर दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद हैमिल्टोनियन। सो इसको हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं, तो उससे पहले हम लोग सबसे पहले हैमिल्टोनियन लेंगे। तो अपना हैमिल्टोनियन का मतलब क्या है, हैमिल्टोनियन मतलब टोटल एनर्जी, राइट। सो हैमिल्टोनियन हम लोग कंसिडर करने वाले हैं। अभी कोई भी एक सिस्टम हो, अगर उसका मेरे को हैमिल्टोनियन लेना है, दिस इज द एक्सप्रेशन, ऑल्दो आई विल गिव यू अ बिट बेसिक्स, h cut square divided by 2 m naught, where m naught is the rest mass. And why we consider the rest mass, because we also have a relativistic correction. तो हम लोग जब relativity पढ़ते हैं ना, we basically use this relation. So it is e square divided by 4 pi epsilon naught into 1 by r, ठीक है। ये वाला मेरा है हैमिल्टोनियन। अभी आप लोग बोलोगे कैसे हो गया ये हैमिल्टोनियन, आई विल अगेन डिराइव दिस रिलेशन फॉर यू, ओके, सो दैट आप लोगों को थोड़ा याद रहे। दिस इज वेरी सिंपल, ओके, इतना कॉम्प्लिकेटेड कुछ है नहीं। सो ये जो पहला वाला टर्म है ना, दिस टर्म, ये जो पहला वाला टर्म है, माइनस ऑफ एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ एम नॉट into delta square, this is actually the kinetic energy, right? क्यों ये kinetic energy है, because what is the relation between momentum operator and Laplacian operator? If you remember, momentum operator है minus I h delta, h cut delta, ये वाला मेरा है मोमेंटम ऑपरेटर, राइट। दिस इज ऑल्सो समथिंग विच यू माइट हैव लर्न बिफोर। सो ये वाला रिप्रेजेंट करता है मेरा मोमेंटम ऑपरेटर। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, इज नथिंग बट पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। यू रिमेंबर दिस, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m क्यूब, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अभी m को स्क्वायर कर लिया, मतलब यहाँ पे एक m से डिवाइड करना पड़ेगा, और m भी मतलब मोमेंटम, सो ये हो गया मेरा p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। सो दिस इज समथिंग व्हिच यू ऑलरेडी नो। सो p स्क्वायर बाई 2m, और ये मुझे पता है मोमेंटम ऑपरेटर है। इफ यू आर कंसिडरिंग 3 डायमेंशनल स्पेस, तो ये लैप्लासियन ऑपरेटर यूज करना पड़ता है। सो दिस इज देयर। सो इफ आई जस्ट स्क्वायर इट, व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज माइनस स्क्वायर का तो प्लस हो गया, आई स्क्वायर का -1 हो गया, सो ये माइनस बैठा दिया, एच का स्क्वायर कर लिया तो एच कट स्क्वायर हो गया, डेल्टा स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाय 2। सो दिस विल एक्चुअली रिप्रेजेंट द काइनेटिक एनर्जी। अभी मैंने यहाँ पे रेस्ट मास एनर्जी लिया। अगेन आई विल गिव यू अ बिट ऑफ आइडिया अबाउट रिलेटिविटी, अगर आप लोगों को एग्जैक्टली याद नहीं है तो। इफ यू रिमेंबर, देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड रिलेटिविस्टिक मास। If something is moving at a very fast speed, the mass that we are actually considering is the relativistic mass. और relativistic mass का relation क्या है? It is nothing but the rest mass. अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसका मास अलग होगा, और वो अगर मोशन में है तो उसका रिलेटिविस्टिक मास होगा। That means the velocity is going to affect the mass.
That is actually one of the reason why we can't move at the speed of light, because अगर हम लोग जितना स्पीड हमारा बढ़ेगा इस रिलेशन के हिसाब से हमारा मास भी बढ़ता रहेगा. So we cannot have an infinite mass, and that's the reason that we cannot move at the speed of light. So this is actually relativistic mass. Okay. और ये जो पहला टर्म है this is kinetic energy. So वापस यहाँ पे आते हैं. So this is there where minus h cut square delta square divided by 2m naught is the kinetic energy. So I hope this is clear why this is kinetic energy, क्योंकि मैंने इस साइड में ऑलरेडी डिराइव कर दिया. काइनेटिक एनर्जी मुझे पता है हाफ mv स्क्वायर है, मैंने उसी से डिराइव किया है यूजिंग द मोमेंटम ऑपरेटर. ओके, सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी. सेकेंड वाला मेरा पोटेंशियल एनर्जी है, क्वाइट ऑब्वियस है. आई थिंक दिस इज ऑल्सो समथिंग व्हिच यू माइट रिकॉल इन योर लोअर क्लासेस, ये सब भी पढ़ा ही होगा लोगों ने. सो व्हाट हैपेंस हियर इज you basically have two charges, let's say E and E, दो चार्ज है मेरा, और मे बी सबसे इजी है Q1 Q2, right? So what is the potential energy between them? We usually write it down as V, and this will be a constant K into the charge 1 charge 2 divided by R plus 12 stuff, right? Electromagnetism. K का वैल्यू क्या है? 1 by 4 pi epsilon naught, right? Something which you know from our lower classes. Q1 क्या है? अभी मेरे पास एक हाइड्रोजन एटम है मान लो. So we have a proton here which is positive. चार्ज क्या है प्रोटॉन का? E 1.6 into 10 to the power minus 19 यूनिट वाइज. एंड देन एक इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है, तो दूसरे वाला चार्ज क्या है? अगेन E, बट देन इट इज इलेक्ट्रॉन, सो इसका नेगेटिव चार्ज रहेगा, तो ये माइनस डिवाइडेड बाई दोनों के बीच में डिस्टेंस है लेट्स से R. दैट मीन्स द ऑर्बिटल रेडियस इज R. So the distance is R. So that means this is minus E square by 4 pi epsilon naught into R. This is what I have written here. So that means where this is this, okay, and it depends on the problem हम लोग magnitude को लिए कैसे रहे. And minus E square by 4 pi epsilon naught into 1 by R is the potential energy. So being a PG student, okay, when you are writing it down in your exams, no one is going to ask you, or in fact even if you write it you are not going to score marks अगर आप लोग ये पार्ट लिखो, because it is expected that you know it. ठीक है, तो ये क्यों काइनेटिक एनर्जी है ये हमें जानना है. वी शुड बी सेटिस्फाइड दैट व्हाई दिस काइनेटिक एनर्जी एंड व्हाई दिस इज पोटेंशियल एनर्जी. व्हाई इज इट? आई एम टेलिंग यू दिस, बट व्हेन यू राइट फॉर योर एग्जाम्स यू डोंट नीड टू शो दिस पार्ट, नॉट नीडेड, राइट? बिकॉज दिस इज व्हाट इज देयर एंड दिस इज क्वाइट ऑब्वियस एट दिस लेवल. दिस इज क्वाइट ऑब्वियस, राइट? क्यों है? मैं जस्ट आज के लिए कर रहा हूँ, बट एवरी डे आई वोंट बी डूइंग इट इन सो मच ऑफ डिटेल आई थिंक, बट देन आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, तो इसको हम लोग मार्क कर देते हैं इक्वेशन 1 मे बी, और इसको मे बी we can mark it as 2a, and this one maybe we can mark it as 2b. this numbering है, don't be confused. ठीक है, so ये जो मेरा इक्वेशन 2 है ना, ये जो इक्वेशन 2a है, इक्वेशन 2a, okay, this is actually the classical formula. Okay, we basically say it's the classical formula because we have not included any change in speed here. Okay, classical formula for kinetic energy. Okay, अभी ये तो क्लासिकल फॉर्मूला है, मेरे को तो रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला निकालना है, बिकॉज आई हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज दिस dependency on the speed of light. Okay, so we are going to find out the relativistic formula for kinetic energy. So there is a separate derivation for this, but I think this is also again obvious. I think you have already done it before if you have studied relativity. It's simple. The relativistic formula for kinetic energy is, okay, so this is simple. Okay, relativistic formula for kinetic energy आप लोगों का रहेगा कुछ ऐसा. This is E, kinetic energy जो represent कर रहा है, and this is relativistic is equal to kinetic energy because of rest mass
rest mass, okay, plus the relativistic kinetic energy. Okay, so this will actually represent it. Okay, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, the total energy, ये total kinetic energy है, ठीक है. So relativistic kinetic energy होगा rest mass kinetic energy plus the total kinetic energy. That means if I want to find out what is the total kinetic energy, okay, this is equal to the relativistic kinetic energy. इसको उस साइड ले लिया, this is minus E rest mass. ये हम कर क्यों रहे हैं, because we said the fine structure is because of the relativistic motion, right? So what I have written here was relativistic correction. तो वो जो relativistic correction है हैमिल्टोनियन में हम करेंगे. So let me give you a bit of brief what we are exactly looking for. हम लोग जो हैमिल्टोनियन हमारे पास ऑलरेडी है उसमें हम लोग ये रिलेटिविस्टिक करेक्शन करेंगे और करके देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी इज नॉट जस्ट दिस टर्म, देयर इज एन एडिशनल टर्म टू इट and that additional term is perturbation. So ये जो मेरा total kinetic energy है ये relativistic kinetic energy minus rest mass kinetic energy है, ठीक है. तो this is important, okay, this is again something which is derived. तो ये हम लोग कर सकते हैं very easily. तो let's derive it, right? This is relativistic kinetic energy. तो relativistic kinetic energy मतलब मेरा m c square, जहाँ पे मेरा relativistic speed है वो, और mass है, sorry, m is relativistic mass minus rest mass मतलब m naught c square. And what is the connection between relativistic mass and rest mass? It is nothing but m is equal to m naught divided by root over 1 minus v square by c square into ये वाला c square जो है minus m naught c square. So I am deriving it in detail, okay, so I hope you'll get it. तो ये वाला मेरा और एक relation हो गया, and let's just mark this as relation 3. Okay, so this is also important. So ये जो मैंने साइड में जो भी लिखा है ना, you need to write it down for your own understanding, but exam purpose के लिए ये नहीं चाहिए. I think this is obvious why we are getting these steps. These are the things that I'd like to explain. Okay, so now what we are going to do is we are going to express, next step is, as we complete this it will be clear, to express T, okay, जो मेरा kinetic energy है, in terms of momentum, right? Momentum और relativistic momentum. So अभी मैं kinetic energy जो है मेरे पास, इसको मैं relativistic momentum के हिसाब से convert करूँगा, right? So for doing that, you know what is momentum? Momentum is equal to mass into velocity. Mass मतलब let's say I'm talking about the relativistic mass into the velocity, and what is my mass? Relativistic mass is nothing but m naught divided by root over 1 minus v square by c square into v, ठीक है, into v. So this would be your relativistic correction to the momentum, right? So this is your relativistic momentum, which we already know. Now what we are going to do is, okay, we are going to find out a relation which is known to you directly. Okay, Shivam? Okay. Now as this relation, okay, so we can say that p square c square, okay, so p square c square को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? We can write it down as mv whole square into c square, right? So this relation p square c square, we are going to see why we are doing it slowly, but अभी मेरे को एक relation मिला है where p square c square can be written as p की जगह momentum, which is mv whole square into c square. Just keep following, okay? This is very important, but this is not difficult actually. तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड में p square c square is there, okay, and both sides we are going to add a term which is m naught square c to the power 4 plus is equal to, right, ये वाला हो गया मेरा m square v square c square. See the steps, if you have any doubts just ask.
m नॉट स्क्वायर c टू द पावर 4। तो जैसे मैं लिख रहा हूँ आप लोग भी लिखते जाओ, ठीक है। एंड यू नो इट्स वेरी ऑब्वियस द डेरिवेशन, सो हम लोग करते रहते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या आंसर आ रहा है मेरे पास। सो ये जो मेरा m है ना, ये दिस इज बेसिकली नथिंग बट द रिलेटिविस्टिक मास, ओके। सो दैट मीन्स वी हैव टू रिप्लेस इट। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा p स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m नॉट स्क्वायर c टू द पावर 4 is equal to m square। m square मतलब I can take it to be m naught square divided by root over 1 minus v square by c square। so root over का square लूंगा तो it will be just 1 minus v square divided by c square into v square c square। you do it on your own and let's just keep on doing m naught square c to the power 4 and then you can just divide it by 1, right? So this is divided by 1, so we can do is next is we can do the LCM। so यहाँ पे अगर मैंने LCM ले लिया तो this will be p square c square plus m naught square c to the power 4 is equal to, let's take this LCM, this is 1 minus v square by c square। ये वाला जो टर्म है ये हो गया m naught square v square c square plus m naught square c to the power 4। एलसीएम लिया मतलब ये वाला टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, राइट। so we have it now। what we can do is we can actually open the bracket and keep it simplifying। so यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको m नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस m naught square c to the power 4, right? this is the second term minus m naught square। अभी देखो यहाँ पे v square तो है, v square I just put it here v square and then ये c to the power 4 है, ये c square है, so ये and that gets cancelled, so it's just c square। so what we have is two terms getting cancelled out। so ये वाला जो it gets cancelled out, so it's just नीचे में रहेगा 1 minus v square divided by c square। so it is normal maths, okay, please make sure you do it correctly। so मेरे पास एक रिलेशन है रिलेशन 3 जो यहाँ पे है, ये वाला रिलेशन, और इस रिलेशन में हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। सो वी बेसिकली कैन यूज इट इन रिलेशन 3। तो मैं जस्ट एक बार फिर से लिख दूँ इसको सो दैट इट्स अ बिट क्लियर। हाँ यस, ये वाली कौन सी वाली बोलो, ये वाला this one, right? okay, so this one we have to take, why? because ये जो मेरा relation 3 है ना, relation 3 में it's in this form, so we are trying to find out a relation in terms of momentum। question है to express t in terms of momentum, ठीक है। तो हम लोग पहले नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं, उसके बाद तुम्हें समझ में आएगा कि हमने ये क्यों लिया, राइट। सो वी हैव अ टर्म p स्क्वायर c स्क्वायर, और यहाँ पे भी देखोगी तो यू नो इट्स बेसिकली अ मोमेंटम टर्म, बिकॉज m नॉट स्क्वायर c स्क्वायर डिवाइडेड बाय m लेने से ये मोमेंटम टर्म हो जाता है। so we also have an m naught square c square here, so we're going to see it, let's just do it first, ठीक है। एक बार करेंगे फिर से रिवाइज करेंगे इसको। so p square c square plus m naught square c to the power 4 is equal to m naught square c to the power 4 divided by root over 1 minus, not root over, root नहीं है, root मेरा cancel हो गया already, okay। so what we have is we can actually use it in equation 3। कैसे? equation 3 देखो, अभी equation 3 को ध्यान दो, this is the relation that we have in equation 3। so you see if I take in equation 3, okay, m naught c square divided by root over of 1 minus v square by c square is t plus m naught c square, t plus m naught c square, right? so this particular relation that we have, we can write it down in this way, we can write it down as m naught c square divided by root over 1 minus v square by c square whole square। is it correct? नीचे वाला रूट उड़ गया, ये m naught square हो गया, c to the power 4 हो गया, so I am getting the same term, right? so what you can do now is
we can use this plus m naught square c to the power 4 is equal to, ये स्क्वायर है बट ये वाला जो टर्म है ना मेरा m naught c स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर, ये वाला m naught c स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस v स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस m naught c स्क्वायर, टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस m naught c स्क्वायर, ठीक है। तो वी आर गेटिंग इट लाइक दिस, so we can take it to be total kinetic energy plus m naught c square from equation 3, ठीक है। पहले यहाँ तक लिख लेते हैं, उसके बाद let me explain this again the point at which we reached. Okay, so this is expression 4. Okay, so let's just get back. What we want to do is we want to show that perturbation involved in fine structure. The fine structure arises because of relativistic correction in orbit coupling. So whenever we are basically taking a quantum mechanical approach और मेरे को कोई भी सिस्टम को एनालाइज करना है तो मुझे पहले उसका हैमिल्टोनियन जानना पड़ेगा। हैमिल्टोनियन का मतलब क्या होता है? टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जब हम लोग फाइन स्ट्रक्चर की बात करते हैं we are relativistic correction as well and this will actually contribute to the perturbation. So हम लोग अभी एम करेंगे relativistic correction करने का, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने लिख लिया ये काइनेटिक एनर्जी है और ये मेरा पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन ये जो मेरा काइनेटिक एनर्जी वाला रिलेशन है ये क्लासिकल रिलेशन है, ये रिलेटिविस्टिक रिलेशन नहीं है। दिस इज द रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इट्स अ वेरी सिंपल आइडिया। द आइडिया हियर इज दैट जो काइनेटिक एनर्जी मेरा होता है जो मास पे डिपेंड करता है, अगर वो बॉडी बहुत ज्यादा स्पीड से जा रहा है कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट, जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो जस्ट हाफ एम वी स्क्वायर नहीं रहता, उसमें ये वाला करेक्शन आ जाता है जो हम लोगों ने लिखा है m इज इक्वल टू m नॉट into root divided by root over 1 minus v square by c square, ठीक है। So this is the idea and this is actually a longer derivation, ये पूरा का पूरा derivation जो है थोड़ा लंबा है। If you want to know this you can check H.C. Verma's lecture on special theory of relativity, वहाँ पे relativistic formula कैसे निकालते हैं वो बताया गया है, ठीक है। बट यहाँ पे ये हमें जानना पड़ेगा बिकॉज ये BSc में पढ़ाया जाता है, ठीक है, अगर आप लोगों को याद नहीं है। I'm just saying this, but then this is actually very simple idea. तो यहाँ पे मेरा जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी होगा मेरा रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी माइनस द रेस्ट मास काइनेटिक एनर्जी। सो दैट यू आर नॉट कंफ्यूज, मैं जस्ट इतना बता दूं कि रेस्ट मास का ये मतलब होता है कि मैं खड़ा हूं और मेरा मास लिया जा रहा है, दैट इज माई रेस्ट मास। लेकिन जैसे ही मैं मूव करना शुरू कर दूं मेरे ऊपर वेलोसिटी का इफेक्ट होता है और मेरी मास बढ़ जाती है। तो मान लो मैं बहुत धीरे चल रहा हूं, तो वेदर यू आर सिटिंग और स्टैंडिंग और रनिंग योर मास इज नॉट गोइंग टू वेरी मच। तो उस हिसाब से मैं चलूं या रुकूं दोनों के दोनों सेम ही रहेंगे। लेकिन मैं अगर स्टार्ट कर दूं वेलोसिटी जो वेरी बहुत हाई होने वाली है कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट, मे बी आई स्टार्टेड टू रन इन 0.6 स्पीड, अगर इतने स्पीड में मैं रन करना चालू कर दूं देन मैं मेरा मास जो मैं रेस्ट मास होता है वो अलग होगा मूविंग मास से। मूविंग मास हमेशा मेरा ज्यादा होगा रेस्ट मास से। सो दैट इज व्हाई रिलेटिविस्टिक मास इज इंपॉर्टेंट। तो हम लोग अगर हाइड्रोजन एटम की भी बात करते हैं वहां पे वी नो द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग एट अ वेरी फास्ट स्पीड, तो रिलेटिविस्टिक करेक्शन तो होना पड़ेगा एंड दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस रिलेटिविस्टिक करेक्शन। सो द काइनेटिक एनर्जी इज ई रिलेटिविस्टिक माइनस ई रेस्ट मास, इसीलिए मैंने बोला ई एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर एंड द रिलेशन बिटवीन रिलेटिविस्टिक मास एंड रेस्ट मास इज दिस। सो m नॉट डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर इंटू c स्क्वायर। ये वाला रिलेशन कहाँ से आता है? आई हैव अ लेक्चर, आई विल शेयर इट विथ यू, you can just see it for additional information, but for this derivation you really don't need to derive it, you have to remember it, ठीक है। कैसे आता है वो मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, so don't worry. So this is there minus m naught c square and then if you want to express this kinetic energy in terms of momentum, अभी सवाल ये आता है मैं मोमेंटम के हिसाब से इसको कैसे एक्सप्रेस करूं, ठीक है। तो उसको करने के लिए फर्स्ट आई शुड नो for momentum. Momentum is nothing but m into v. M is relativistic, so it is m naught divided by root over 1 minus v square by c square into v, right?
अभी सवाल ये उठता है मैंने ये रिलेशन क्यों लिया, बिकॉज आई वांट टू कनेक्ट दिस टोटल एनर्जी विथ मोमेंटम। तो मेरे को ये जो टोटल एनर्जी है इसको मोमेंटम के साथ कनेक्ट करना है, इसकी वजह से मुझे एक स्टार्टिंग रिलेशन लेना पड़ेगा, एंड आई हैव टेकन दिस रिलेशन एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, बिकॉज इफ आई टेक पी स्क्वायर सी स्क्वायर, मुझे पता है मोमेंटम का मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी, सो आई कैन टेक मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर इनटू सी स्क्वायर। तो इसके वजह से मैं इसको, ये रिलेशन मुझे मिल गया। उसके बाद आई कैन डू सम एडजस्टमेंट। सो ये वाला जो है एडजस्टमेंट है, मैंने दोनों साइड में एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4 ऐड कर दिया, मतलब ये और ये अगर कैंसिल भी हो जाता है मेरा रिलेशन वही रहता है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, उसके बाद मैं इसे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, दैट्स इट। सो इट्स ऑल अलजेब्रा हियर। इसको ऐड किया, यहाँ पे मैंने रिलेटिविस्टिक मास ले लिया, एंड देन आई हैव टेकन द एलसीएम, आई गॉट दिस एलसीएम। पूरा खोलने के बाद मेरा एक टर्म कैंसिल हो जाता है, फाइनली आई एम गेटिंग दिस रिलेशन। यहाँ पे कौन सा टर्म है जो ऊपर वाले रिलेशन में है, ये वाला टर्म। सो आई हैव टेकन दिस टर्म, स्क्वायर्ड इट, वो ऊपर वाले रिलेशन में है। अगर मैं रिलेशन 3 में जाता हूँ, सो यहाँ पे मैंने देखा ये वाला है, राइट। सो मे बी आई कैन राइट इट डाउन हियर ऑल्सो। दिस शोज दैट एम नॉट सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाला इसी साइड है, तो ये इस साइड है तो वो साइड चला जाएगा। सो दिस इज टी प्लस m naught c square, right? So this is the relation, and this is what I have replaced it here. So this is the relation, which is nothing but t plus m naught c square. हाँ, oh हाँ, right, obviously square रहेगा, ठीक है। So ये वाला this whole square, correct? तो ये वाला relation मेरा t plus m naught c square, correct? So ये हो गया और एक relation number 4। डेरिवेशन लंबा है इसलिए पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स प्रोसीड विद द डेरिवेशन नाउ। अभी मैं लिखूंगा इक्वेशन 4, क्या है मेरा इक्वेशन 4 इज एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी का रहा ये मेरा रिलेशन, राइट। सो दैट मीन्स आई कैन टेक टी, okay, and then I can write it down as, you know, आप लोग अगर इसको थोड़ा modify करोगे, you can just write it down as t, okay, maybe I will write it down completely, t plus m naught c square is equal to root over of p square c square plus m naught square c to the power 4। इस डेरिवेशन का इंपॉर्टेंस पूरा का पूरा जब डिराइव करेंगे तभी समझ में आएगा। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू रूट ओवर पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4 माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, राइट। इसको उस पार ले लिया मैंने। उसके बाद हम लोग थोड़ा मॉडिफिकेशन करते रहेंगे इसको। what I'm going to do is I'm going to take this, you know, m naught c square outside. So if you just take it outside the bracket, okay, I have just done it, m naught c square को रूट के बाहर ले लिया। रूट के बाहर अगर ले लिया मैंने तो मेरे ब्रैकेट के अंदर जो बता ये तो है m naught c square, so if you take it outside the root I'm getting only 1 here because of this, plus ये वाला term, so this is nothing but p square c square, right, see the changes, divided by m नॉट स्क्वायर c टू द पावर 4। सो यहाँ पे एक स्टेप मैंने किया नहीं है, बट आई होप इट्स क्लियर। माइनस, हाँ, होल ब्रैकेट में ले लेंगे तो -1 हो जाएगा, राइट। सो लेट मी जस्ट टेक इट इन होल ब्रैकेट, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ये वाला आ जाएगा मेरा -1, तो ये ब्रैकेट ले लिया, यहाँ पे ब्रैकेट ले लिया, राइट। सो आई एम जस्ट यू नो डन इट। सो आई होप यू गेटिंग इट, नॉट गेटिंग इट जस्ट थिंक अबाउट इट, वेरी सिंपल, ठीक है। सो दिस इज वन, वी आर स्टिल सिंप्लीफाइंग इट। अभी ये जो है मेरा, ये वाला जो मेरा टर्म है ना, वी कैन एक्चुअली एक्सपांड इट यूजिंग बाइनोमियल एक्सपांशन। सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन सिंपली राइट इट डाउन एज m नॉट c स्क्वायर। जब हम लोग कर लेंगे यू विल अप्रिशिएट दैट एग्जैक्टली हम लोगों ने किया क्या यहाँ पे, ठीक है। 1 प्लस p स्क्वायर c स्क्वायर डिवाइडेड बाय m नॉट स्क्वायर c टू द पावर 4 होल थिंग टू द पावर हाफ -1। इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे। बाइनोमियल एक्सपेंशन मतलब m नॉट सी स्क्वायर बाहर आ गया और ये हो गया 1 प्लस जो भी मेरा पावर है वो फ्रंट में आ जाता है, 1 प्लस हाफ
p square c square divided by m naught square c to the power 4. We will add one more term. Okay, what will be the next term? So पहले वाला तो n into term nx हो गया, उसके बाद हो गया n into n minus 1. So n is half, that is the power into n minus 1, मतलब हाफ माइनस वन, ये बाइनोमियल थ्योरम आप लोगों को याद रहना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 and then whatever is x, that means our x here is p square c square divided by m naught square c to the power 4 whole things whole square, right? So ये 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 power 1. So this is how we expand, and then the other terms. So other terms we are not going to consider because it's going to be very small, minus 1. So आप लोग देखो ये 1 और ये 1 gets cancelled out, and then what I can do is I can open the bracket. So if I open the bracket, you know this is m naught c square, so ये वाला है half binomial expansion. Binomial expansion, I'll show it to you. Binomial expansion क्या होता है, अगर आप लोगों को याद नहीं है तो binomial expansion याद है? Yes, 1 plus x to the power n is equal to 1 plus nx plus n into n minus 1 divided by factorial 2 into x square and so on. याद है? तो हम लोगों ने 1 ले लिया, n की जगह मेरा हाफ है और x की जगह ये पूरा का पूरा टर्म है, n into n plus 1 मतलब हाफ into हाफ minus 1 divided by factorial 2 x square, मतलब ये पूरा का पूरा टर्म को स्क्वायर कर लिया, that's it. So that is your binomial expansion, very important. तो ये वाला जब एक्सपांड करता हूँ ना, ये 1 और वो 1 कैंसिल हो जाता है, तो मेरे पास बचा क्या, ये वाला टर्म ले लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे मेरे पास है m नॉट सी स्क्वायर इंटू ब्रैकेट खोला मैंने हाफ p स्क्वायर c स्क्वायर डिवाइडेड बाय m नॉट स्क्वायर c टू द पावर 4, पहला टर्म, प्लस हाफ इंटू हाफ माइनस 1, हाफ माइनस 1 एक वर्बली कर लेते हैं इसको, हाफ माइनस 1 मतलब माइनस हाफ, राइट, माइनस हाफ इंटू माइनस हाफ इंटू हाफ इज माइनस 1/4 और नीचे में एक 2 है तो माइनस 1/8, राइट. सो आई कैन जस्ट सिंपली राइट इट डाउन एज माइनस ऑफ 1/8. ओके, जस्ट चेक. उसके बाद ये वाला m नॉट सी स्क्वायर तो है अपना m नॉट सी स्क्वायर, उसके बाद ये वाला भी मैं पूरा का पूरा खोल ही लेता हूँ यहाँ पे, p स्क्वायर, or maybe I can write it down as p square c square पूरा लिख दूँ क्या? Okay, let me write it down as p4 c to the power 4 divided by m naught to the power 4 and c to the power 60. ठीक है, so we can actually do it, right? नहीं, yes, I think यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ हुआ है, just check it once. p square c square, right? There will be cancellations, correct? Yeah, okay. अच्छा, anyway, मैंने यहाँ पे ये वाला कैंसिल हो सकता था, मैंने कैंसिल नहीं किया. P4 हो जाएगा, उसको स्क्वायर किया तो P4 हो जाएगा. हाँ, P4 हो जाएगा, P4 ही लिखा है. हाँ, P4 ही लिखा, P4 c to the power 4 and so on. So you can just keep on doing it, okay? Actually यहाँ पे मैं c square और c to the power 4 कैंसिल कर सकता था, बट मैंने किया नहीं. हाँ, तो वहीं पे कैंसिल हो जाएगा, बट anyway, I'm not doing it. So ये वाला हो गया मेरा 2 टर्म, राइट. अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. अगर मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, सो यहाँ पे देख लेते हैं क्या आ रहा है मेरा, c square and this will become 2 m naught or square cancel, so you are going to get p square, और ये वाला देखो, ये c square और ये c square भी कैंसिल हो गया. सो जस्ट चेक, ओके, पहला वाला जो टर्म है उसको अगर कैंसिलेशन करेंगे हमारा आएगा p square डिवाइडेड बाई 2m naught. तो p square बाई 2m naught क्या है, p square by 2m naught है मेरा काइनेटिक एनर्जी, क्लासिकल काइनेटिक एनर्जी, इफ यू डू द करेक्शंस, राइट. सो देखो ये क्लासिकल काइनेटिक एनर्जी आ गया फर्स्ट टर्म माइनस 1/8 और बाकी वाला कैंसिल करते हैं. यहाँ पे देखो p टू द पावर 4 तो रहेगा, p टू द पावर 4 का कुछ लेना देना है नहीं यहाँ पे. ये m naught और ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 3, राइट. c टू द पावर 4 और ये वाला मेरा कैंसिल हो गया, सो यू नो, फिर यहाँ पे स्क्वायर है तो 8 हो गया, तो बेसिकली मेरा को नीचे में रहेगा c स्क्वायर, राइट. दिस इज स्क्वायर, सो दिस इज 8 एंड देन दिस इज 16, सो इट विल बी जस्ट c स्क्वायर.
करेक्ट। सो हम लोग जब ये सब करेक्शन कर लेते हैं, मेरे पास रहेगा p⁴ इंटू ओके डिवाइडेड बाई m0³ into c square. So I will only proceed after you are satisfied. कैसे c⁴ कैसे बचेगा? नहीं ऊपर वाला नहीं, मैंने कैलकुलेशन गड़बड़ किया ना, ये 8 है 16 नहीं है, सॉरी। हाँ ये 8 है ना, 16 कैसे हो गया? सॉरी, जस्ट करेक्ट। c to the power 8। हाँ राइट। सो दिस इज 2, दिस इज 4, 8 - 4 2, और ये 2 बचेगा 6, राइट। हाँ तो मैंने 4 स्क्वायर कर दिया उसको, राइट। सो 8 हो गया, करेक्ट। सो इफ यू डू द कैलकुलेशंस करेक्टली, ये रिजल्ट आना है। सो यू चेक। हाँ अभी मैं इक्वेशन 5 को देखता हूँ ध्यान से। मैं जब इसको देखूंगा तो देखो इस साइड में मेरा है काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी, और टोटल काइनेटिक एनर्जी मेरा आ रहा है p²/2m0, एंड p² डिवाइडेड बाई 2m0 इज p² डिवाइडेड बाई 2m0 इज क्लासिकल काइनेटिक एनर्जी, राइट। p² डिवाइडेड बाई 2m0 is the classical kinetic energy, classical kinetic energy, right। और ये वाला जो टर्म है ये एक एडिशनल टर्म आ रहा है, मतलब दिस इज एक्चुअली रिजल्टिंग इन द परटर्बेशन। सो दिस इज द परटर्बेशन टर्म, एंड ऑब्वियसली दिस हैज टू बी स्मॉल बिकॉज परटर्बेशन इन जनरल स्मॉल ही होता है, राइट। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन दैट वी शुड राइट। ओके, वी विल टेक द नेक्स्ट पेज। ओके, so what is our conclusion here? And conclusion is, in equation 5, we have minus of p² divided by 8 m0 square c², m0³ sorry, m0³ c² नहीं 4 तो नहीं है, स्क्वायर है, चेक। और p to the power 4, अच्छा p की बोल रहा हूँ, हाँ p to the power 4, p4 divided by 8 m0³ into c² is the, okay, this is very important, ये वाला टर्म लिखना जरूरी है, ये वाला सेंटेंस, is the relativistic perturbed kinetic energy, okay, and called correction or relativistic correction to Hamiltonian. Relativistic correction to Hamiltonian. So if we have an electron revolving around, we know that there will be some kind of relativistic effect. तो मेरा जो हैमिल्टोनियन का टोटल एनर्जी है उसमें करेक्शन रहेगा, एंड दिस इज एक्चुअली द रिलेटिविस्टिक करेक्शन टू दैट एनर्जी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी, क्यों? बिकॉज वो तो मोशन है ना, पोटेंशियल एनर्जी का कोई बात नहीं है यहाँ पे। सो ये मोशन है, मोशन में मेरे को काइनेटिक एनर्जी चाहिए, और काइनेटिक एनर्जी में मेरा ये रिलेटिविस्टिक करेक्शन आ गया, ठीक है। सो अगर हम लोग हैमिल्टोनियन परटर्बेशन की बात करें, अगर आप लोगों को याद हो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि दिस इज द परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन, दिस इज द अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन प्लस एच डैश। एच डैश क्या है? परटर्बेशन। वो परटर्बेशन टर्म क्या है मेरा? ये वाला, दिस इज आवर परटर्बेशन टर्म। देयरफॉर यू कैन से एच आर प्राइम, एच आर बिकॉज में रिलेटिविस्टिक परटर्बेशन मिल रहा है मुझे यहाँ पे, इज इक्वल टू माइनस p to the power 4 डिवाइडेड बाई 8 m0³ c²। सी इट इज एक्चुअली रिड्यूसिंग द टोटल काइनेटिक एनर्जी। देखता हूँ यहाँ पे, अगर मैंने एक रिलेटिविस्टिक टर्म ऐड कर लिया, मतलब स्पीड ऑफ लाइट कंसीडर किया, मेरा जो काइनेटिक एनर्जी है वो है p² डिवाइडेड बाई 2m0, जो ओरिजिनल है उससे माइनस हो रहा है एक पर्टिकुलर टर्म, मतलब ये वाली जो टर्म है ना ये कंट्रीब्यूट कर रही है टू द परटर्बेशन। बिकॉज ऑफ दिस देयर इज सर्टेन चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, और ये हम लोगों ने मैथमेटिकली निकाल दिया ये वाला रिजल्ट। यही जो वाली चीज जो है ना, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड परटर्बेशन, ठीक है। तो इसके वजह से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अगर मैंने एक हैमिल्टोनियन लिया,
दिस विल बी एच नॉट प्लस एच प्राइम। एच नॉट तो मेरे को ऑलरेडी पता है, जो ओरिजिनल मेरा काइनेटिक एनर्जी है, और एच प्राइम जो है वो वाली दूसरी वाली टर्म है, ये वाली p टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 m नॉट क्यूब्ड c स्क्वायर, 8 m नॉट क्यूब c स्क्वायर, ये वाली है रिलेटिविस्टिक परटर्ब काइनेटिक एनर्जी, और इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिविस्टिक करेक्शन टू हैमिल्टन। ठीक है, सो ये बहुत ज़रूरी है। अभी मेरे को पर्टर्वेशन पता चल गया। पर्टर्वेशन थ्योरी के बारे में हम लोग सबको याद है ऑलरेडी। अगर मुझे करेक्शन करना है, मे बी आई हैव टू डू एन एनर्जी करेक्शन, इफ यू रिमेंबर फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन कैसे करते हैं हम लोग, शाई लेते हैं वेव फंक्शन, उसके बाद पर्टर्वेशन लेते हैं, उसके बाद शाई लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं, राइट। दैट इज हाउ वी डू, बिकॉज यू ऑलरेडी डन योर असाइनमेंट्स। सो इसकी वजह से अभी हम लोग इसको लेंगे और करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन, राइट। सो अभी हम लोग यहाँ से प्रोसीड करेंगे। सो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन। सो लास्ट वाली क्लास बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये डेरिवेशन इतना लंबा है कि यू नो आई हैव टू टेक 2-3 क्लासेस, बट यहाँ पे आज कोशिश करेंगे कि ये हम लोग ख़त्म करें, ठीक है। सो आई हैव ऑलरेडी डन इट इन वेरी मच डिटेल, तो मैं आप लोगों को लिखूंगा और आप लोगों को समझना है और करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगा ई आर प्राइम इज इक्वल टू, जैसे कि मैंने बताया, शाई आर, समझ लो ये वाला मेरा कंपोनेंट है, वही फंक्शन है। आई विल जस्ट पुट अ जीरो हियर बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ग्राउंड स्टेट। अगर जस्ट आप लोग शाई भी लिखते हो देन ऑल्सो इट्स फाइन, you should just know what is the component. This is dependent on the distance from the center because this is hydrogen atom, right? ऐसे ठीक है। तो if this is HR, okay, this is dependent on the distance from the center. अगर आप लोगों को ये मतलब ये रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, what I like you all to revise is, शाई नोट है ना ऊपर, शाई के ऊपर yes yes जीरो है वो, ठीक है। अभी आप बोल रहे हो जीरो होता है, Just a representation, not the value of n, वो अलग है, this is just a representation, ठीक है, और कुछ नहीं। तो क्वांटम मैकेनिक्स का कन्फ्यूजन ये है कि रिप्रेजेंटेशन हर जगह अलग अलग चीज़ों से करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये वाली याद रखने वाली बात है। ये वाला समझने के लिए आप लोग क्या करोगे, ये वाला समझने के लिए आप लोग अपना बीएससी लेवल का जो शॉर्टिंजर इक्वेशन से हाइड्रोजन एटम को एनालाइज किया गया है, वो वाला टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, तब जाके ये पूरा का पूरा समझना है, ठीक है। डीराक डेल्टा फंक्शन वगैरह समझना पड़ेगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बट एनीवे जितना मैं कराऊंगा उतने से आप लोगों का इतना कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज एक्सप्रेशन 7। शाई नॉट ब्रैकेट में ना इधर 1 प्लस आर, दिस इज अ ब्रैकेट सिंबल, राइट, दिस इज ब्रांच, दिस इज कैट, हो गया। और ये वाला है नॉट 1 प्लस, ये जस्ट नॉर्मली डैश है, राइट। या वी आर ऑपरेटिंग, इट्स एन ऑपरेटर, एच पे कुछ भी नहीं, सिर्फ शाई इट्स पे नॉट मॉडुलस। सी दिस इज द सिंबल दैट वी यूज इन डिराक डेल्टा फंक्शन। यहाँ पे क्या होता है, हम लोगों ने जो एच आर प्राइम पे है ना, उस पे ऑपरेट कर रहे हैं यूजिंग शाई। मतलब मेरे को अगर जानना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ दिस विद इन दिस वेव फंक्शन, आई हैव टू यूज दिस नोटेशन, दैट्स इट। ये नोटेशन है, कैलकुलेशन तो इंटीग्रेशन से होगा, ठीक है। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ठीक है। तो वो वाला हम लोग करेंगे। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ इज यूजिंग 6 इन 7, ओके। सो 6 वाला कौन सा है हमारा एक्सप्रेशन, I think did I mark it? Okay, okay. This one should be 6. Okay, ये वाली 6 होनी चाहिए. So I'll mark this as expression 6. Correct? HR prime चाहिए मुझे. What is the value? This is your HR prime, right? So if you remember perturbation theory, हम लोगों ने ऐसे ही किया था. तो we are going to do the same thing here also. So अभी आप लोगों को calculation करना है ऐसे. ER prime is equal to, this is psi r naught, and then HR prime मेरे को ऑलरेडी पता है, this is nothing but minus p to the power 4 divided by 8 m naught cubed c square, this is psi r 0, राइट। ये वाली मेरी वैल्यू हो गई। अभी मेरे को यहाँ पे ई आर प्राइम निकालना है इज इक्वल टू, अभी देखो ये वाला तो जो कांस्टेंट है उसको तो हम लोग बाहर ले ही आ सकते हैं, राइट। सो दिस इज नथिंग बट माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 8 एम नॉट क्यूब्ड सी स्क्वायर, और जो मेरे ब्रैकेट के अंदर है वो रहेगा शाई आर नॉट
p to the power 4 and then again psi r naught. अभी देखो यहाँ पे देखो p to the power 4 basically is dependent on the position, the distance, which is actually a variable. मोमेंटम है ना ये तो मेरा वेरिएबल है, तो ये वेरिएबल के ऊपर मुझे ये जो ऑपरेटर है ये इससे ऑपरेट करना पड़ेगा, राइट. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ. इसको हम लोग और थोड़ा डिफरेंट वे से लिख सकते हैं. 1 डिवाइडेड बाय 8 m नॉट क्यूब्ड c स्क्वायर psi r naught, can write it down as p square into p square psi r naught. So there are certain properties of these Dirac delta function which we are going to use here, but anyway I'll tell you what is the property that we are going to use. Okay, so हम लोग इसको और एक फॉर्म में लिख सकते हैं. यहाँ पे we can do these adjustment. -1 divided by 8m naught cubed c square, right, and then this would be nothing but this is commutative, so p square psi r naught, and then I can write it down on this side also as p square psi r naught. This is the commutative property of Dirac delta function. We're just using that. That's it. मतलब मुझे यहाँ पे पता होना पड़ेगा p square psi है क्या मेरा, ठीक है. So let's just try to find it out. So maybe I can put it as a note because ये अगर आप लोग include ना भी करो तो भी चलेगा, include कर भी सकते हो, not a big deal. So basically मेरा जो energy है which is the total energy is equal to p square divided by 2 times of m plus potential energy, right. So it means that अगर मुझे p square चाहिए और भी मैं p square ये वाला हम लोग estimate कर लेंगे. यहाँ पे we will write it down as 2 times m, okay, e, or maybe I can write it down as m naught because यहाँ पे मैं rest mass की बात कर रहा हूँ, right. So this is 2 times m naught e माइनस, और इसको अगर एलसीएम ले लिया तो 2 टाइम्स m नॉट v, राइट. वी टेक द एलसीएम, 2 टाइम्स m नॉट यहाँ भी चला जाएगा, अभी आ जाएगा. सो दिस विल बी द टर्म. सो इफ वी जस्ट डू इट वी कैन जस्ट सिंपली राइट इट डाउन एज 2 टाइम्स m नॉट इंटू e माइनस v. सो इवन इफ यू डोंट राइट इट इट्स फाइन, बट आई थिंक कैलकुलेशंस कैन बी डन इन दिस वे. ये मेरा टोटल एनर्जी हो गया, राइट. सो देयरफॉर this is p square, right. So therefore p square is equal to 2 times m naught e minus v implies हम लोग p square के साथ दोनों तरफ psi मल्टीप्लाई कर देंगे. p square psi is equal to 2 times m naught e minus v into psi. I hope this is clear. ठीक है. अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी इसको हम लोग यहाँ रिप्लेस करने वाले हैं. सो यू कैन से this is actually normal maths, it's just the operators that we have to actually remember. So therefore number 8, so maybe I can mark this as 8. इसको 8 लिख देते हैं ऊपर वाले को so that confusion ना हो. Therefore 8 implies er prime is equal to, यहाँ पे देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे है -1 डिवाइडेड बाय 8 m नॉट क्यूब्ड c स्क्वायर इनटू, अभी देखो दिस इज p स्क्वायर psi r नॉट, दिस इज आल्सो p स्क्वायर psi r नॉट, और p स्क्वायर psi इज नथिंग बट दिस रिजल्ट, राइट. 2 बार है ये 2 बार है, ये एक ही बार का ये रिजल्ट है. मतलब इफ यू स्क्वायर इट यू आर जस्ट गोइंग टू गेट इट ट्वाइस, राइट. सो दैट मीन्स वी कैन जस्ट सिंपली राइट इट डाउन एज 2m नॉट स्क्वायर e माइनस b स्क्वायर. ओके बट शाई को नहीं छोड़ सकते हम लोग बिकॉज यहाँ पे psi r नॉट है, इट इज अंडर नॉर्मलाइजेशन कंडीशन. सो यू नो दिस इज इजी, दिस इज psi r नॉट. हम लोग जब भी कोई वेव फंक्शन यूज करते हैं दिस इज अंडर नॉर्मलाइज कंडीशन. तो ये वाली जो वैल्यू है ना ये वाली 1 हो जाएगी, राइट, बिकॉज ये नॉर्मलाइज्ड है. सो दैट मीन दिस विल जस्ट बी 1, आई विल हैव दिस एक्सप्रेशन, ठीक है. बट आप लोगों को ये याद रखना है कि बिकॉज दिस इज ओनली p स्क्वायर psi, आई हैव टू टेक द एक्सपेक्टेशन वैल्यू. सो आई विल टेक द एक्सपेक्टेशन वैल्यू और इसको हम लोग
ऐसे राउंड ब्रैकेट पे नहीं डालेंगे या फर्स्ट ब्रैकेट पे नहीं डालेंगे, वी विल बी पुटिंग इट अंडर द एंगल ब्रैकेट बिकॉज वी आर फाइंडिंग आउट द एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू रिमेंबर, जब अब हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज एन इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज एवरीथिंग इज प्रोबेबिलिस्टिक। है नहीं है उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, नहीं है उसका प्रोबेबिलिटी कितना है। बट यहाँ पे हम लोग वेव फंक्शन की बात कर रहे हैं विद इन अ पर्टिकुलर रीजन, एक पर्टिकुलर रीजन में वो है कि नहीं है, उसकी वजह से हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना पड़ेगा एंड दैट इज व्हाट इज द आइडिया, दिस इज ऑल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये हो गया ये वाला टर्म। उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखो यहाँ पे ये 8 और ये 2 कैंसिल हो गया, ये 4 हो गया, राइट, और ये 4 था ऑलरेडी, सॉरी, ओके आई जस्ट राइट डाउन द फाइनल टर्म मे बी, दैट विल बी मोर इजी। ये कैंसिल हो गया, तो उसके बाद एक काम करते हैं, इसको फुल कर लेते हैं, -4m0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8m0 क्यूब्ड इंटू c square, right, and then this is nothing but e minus v whole square, e minus v whole square। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे, ये कैंसिल हो गया, ये 2 हो गया, so ये और ये कैंसिल हो गया, right, so that means whatever we have is nothing but minus of 1 divided by 2 times m naught c square into, अभी देखो ये वाला जो टर्म है ना विद इन ब्रैकेट दिस इज स्क्वायर्ड, सो वी कैन एक्चुअली एक्सपांड इट, और एक्सपांड अगर करेंगे मेरा जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी, विल टोटल एनर्जी चेंज किसी भी सिस्टम का? टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट, एनर्जी कंजर्वेशन है, तो टोटल एनर्जी का एवरेज वैल्यू निकालने का कोई मतलब नहीं बनता, टोटल एनर्जी विल रिमेन द सेम, राइट। इसके लिए इसका जो हम लोग स्क्वायर लेंगे तो उसका एवरेज आउट खत्म कर देंगे, उसको नहीं चाहिए, -2ab -2 टाइम्स एनर्जी, but potential energy can change at different points, potential energy is not a constant term, right, डिपेंड करता है कहाँ पे हैं हम लोग, प्लस बी स्क्वायर। सो हम लोग अभी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे जस्ट पोटेंशियल एनर्जी का, दैट्स इट। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक आइडिया दैट वी आर यूजिंग हियर, सो लेट्स मार्क दिस एज नंबर 9। देखो कितना लंबा डेरिवेशन है, so this is actually not long if you remember certain values, some of the maths you can do it verbally, जैसे यहाँ से यहाँ मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, why I should write down these steps, but it's okay if you write down the steps, at least आप लोगों को mistakes कम होंगे, this is very important, okay। so ये वाला जो value मिला ना मुझे, this is the relativistic correction to the energy, because this is the first order correction, right, when we represent perturbation theory, जब भी हम लोग perturbation theory लिखते हैं, if you remember, कहाँ लिखा मैंने, यहाँ पे, ये वाला जो है, ये वाला है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, और हम लोगों ने वो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन किया और करके हम लोगों को रिजल्ट मिला ये, ओके। सो लेट मी जस्ट राइट डाउन दिस, ओके, दिस इज रिलेटिविस्टिक, ओके, करेक्शन ऑफ एनर्जी, करेक्शन ऑफ, ये क्या आपने बताया, ये जो कांस्टेंट रहेगा एनर्जी, टोटल स्क्वायर एनर्जी, करके -2 टाइम्स द टोटल एनर्जी, दिस इज a minus b होल स्क्वायर, a minus b द होल स्क्वायर, हाँ, सो a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर, राइट। बट सबको तो एवरेज लेना है ना, एनर्जी का एवरेज लेने का कोई मतलब नहीं बनता बिकॉज दिस इज कांस्टेंट थ्रू, सो ये वाली टोटल एनर्जी है। तो इसके लिए हम लोग जब नोटेशन यूज करेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हमें याद रहे कौन सा क्या है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है, पोटेंशियल एनर्जी ये है, ये काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन ये टोटल एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया, काइनेटिक एनर्जी घट जाएगा, बट टोटल तो कभी चेंज नहीं होने वाला है, बिकॉज इफ चेंजेस देन इट वायलेट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो तो नहीं होने वाला, राइट। सो दिस इज ऑलवेज गोइंग टू रिमेन दिस, सो इसका एवरेज लेने का कोई मतलब नहीं बनता, यू कैन राइट इट बट दैट इज मीनिंगलेस, ठीक है, ये एवरेज लेने का मतलब नहीं बनता। सो दिस इज द रिलेटिविस्टिक करेक्शन ऑफ एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। सो हो गया ये एप्लीकेशन का, परटर्बेशन थ्योरी का एप्लीकेशन, राइट। बट यू नो दिस इज अ जनरल फॉर्म, वी आर नॉट यूजिंग इट फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम का एनर्जी वैल्यू जो है वो फिक्स है, अगर हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन लगाएंगे तो हम लोग हाइड्रोजन एटम का एनर्जी निकाल सकते हैं कि नहीं। हम लोग जब एक सिंगल वेल पोटेंशियल लेते हैं, एनर्जी क्या होता है, m² π² h² डिवाइडेड बाय 2ma², क्वांटम मैकेनिक्स में ये हमने सीखा है ऑलरेडी। तो दोज आर द एनर्जीज फॉर ए पार्टिकल ट्रैप्ड विद इन अ इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल।
सिमिलरली अगर हम लोग एक हाइड्रोजन एटम लेते हैं और उसका एनालिसिस शुरू करते हैं, उसका भी एक पर्टिकुलर एनर्जी वैल्यू है जो उसका लंबा डेरिवेशन होता है वो, ठीक है। वी आर गोइंग टू यूज मैथमेटिकल फिजिक्स के गामा फंक्शन वगैरह यूज करके हम लोग उसको निकालते हैं, पर वो हम लोग नहीं कर रहे बिकॉज आप लोगों का एडवांस फिजिक्स में चला गया सिलेबस, ठीक है। सो दैट इज समथिंग विच यू शुड नो। तो हम लोग जो जो अभी मैं जो जो रिजल्ट लिखने वाला हूँ वो आप लोगों ने ऑलरेडी पहले पढ़ा है। अगर याद नहीं है, टेक एनी बुक एंड यू कैन चेक, यू कैन टेक दिस बुक एंड चेक, अजय घातक एंड एस लोकनाथन, लाइब्रेरी में भी है, ठीक है, इसमें मिल जाएगा आप लोगों को। ग्रिफिथ में मिलेगा, बट ग्रिफिथ में बहुत जम मारते हैं, ठीक है। तो आई वोंट सजेस्ट ये वाला करो। गुप्ता कुमार शर्मा अगर आप लोगों को थोड़ा सिंपलिस्टिक वे से पढ़ना है तो समझो इंडियन ऑथर में ये बेस्ट बुक है क्वांटम मैकेनिक्स का। हाँ, घातक एंड लोकनाथन, ठीक है। सो फॉर अदर्स हु आर देयर ऑनलाइन, अजय घातक एंड लोकनाथन का जो किताब है उसमें आप लोगों का इन केस अगर आप लोगों को कुछ याद नहीं है और थोड़ा पढ़ना है, ठीक है, तो आप लोग ये वाला पढ़ो। लॉट ऑफ थिंग्स। अजय घातक का किताब है क्वांटम मैकेनिक्स का, लोकनाथन एंड अजय घातक, टू राइटर्स। जनरल फॉर्म का मतलब ये है कि ये हाइड्रोजन एटम हो सकता है, कोई और एटम भी हो सकता है, ओके। सो दिस इज जनरल फॉर्म। सो दिस इज द रिलेटिविस्टिक करेक्शन ऑफ एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। सो यहाँ तक हम लोगों ने डिराइव किया है। अभी मुझे जानना है कि मैं अगर हाइड्रोजन एटम यूज करूँ तब क्या होगा, ठीक है। सो व्हाट वी डू इज वी अप्लाई, अभी आप लोग लिखते जाओ, ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट, बट देन मैं जो लिख रहा हूँ ना वहाँ पे आप लोगों को ऑटोमेटिकली पता चलेगा, दैट इज वेरी ऑब्वियस, ओके। आई एम राइटिंग इट दिस डाउन इन डिटेल। वी अप्लाई दिस ऑन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम, वी अप्लाई दिस ऑन हाइड्रोजन एटम फॉर द nth स्टेट, फॉर द nth स्टेट। सो अगर आप लोगों को याद हो अंडर ग्रेजुएशन का क्वांटम मैकेनिक्स, हाइड्रोजन एटम का एनर्जी वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड, ओके। सो उसका पोटेंशियल एनर्जी और जो भी एनर्जी है, टोटल एनर्जी, सब ऑलरेडी डिराइव किया हुआ है, तो हम लोग वो सब रिजल्ट्स यूज करने वाले हैं, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट वी से इज फॉर हाइड्रोजन एटम, ओके, हाइड्रोजन एटम, okay, potential energy is, or we can just say potential is VR is equal to minus 1 divided by 4 pi epsilon naught into E square divided by R। ये पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन है। ये कैसे डिराइव किया मैंने ऑलरेडी पहले आप लोगों को बताया है। वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एवरेज ऑफ दिस पोटेंशियल एनर्जी। तो मेरे को ये वी का फॉर्म तो पता होना पड़ेगा ना, तब जगह ना मैं एवरेज निकालूंगा। तो वी का फॉर्म रहा ये, दिस इज फॉर द हाइड्रोजन एटम। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इट सिंपली यू कैन से दैट यू हैव गॉट द न्यूक्लियस हाइड्रोजन एटम का, जिसमें एक प्रोटॉन रहता है, and we have got one electron which is revolving around it. So that means the charge of a proton is E, the charge of an electron is E. So E into E divided by the distance which is R, right? So whatever is the potential, it is proportional to E into E divided by R from our class 11-12 knowledge. जो proportionality constant होता है वो होता है K, और ये हो गया मेरा E square divided by R, और K is nothing but a constant which is written as 1 by 4 pi epsilon naught into E square divided by R। ये आप लोगों ने क्लास 11-12 में भी पढ़ा होगा। So this is the potential energy of a hydrogen atom। माइनस क्या सिग्निफाई करता है? If anyone remembers, what does this minus signify? याद है? Attraction, or we can say bound state, because इलेक्ट्रॉन बाउंड है ना प्रोटॉन की वजह से। So that's why we are using a minus sign here, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है ये सब एक्सपेक्टेड है कि आप लोगों को पता हो, and that's why I'm not explaining it much, but then anyway सिंपल है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को ये निकालना है, वी आर गोइंग टू टेक द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एज दिस एंड गोइंग टू डू आवर कैलकुलेशन। तो अपने पास क्या है, इक्वेशन 9 है। तो हम लोग इक्वेशन 9 में वी आर गोइंग टू रिप्लेस दिस वैल्यूज। सो लेट्स से इक्वेशन 9 implies ER dash, that means first order correction to the energy is equal to, ब्रैकेट के बाहर है माइनस ऑफ 1 divided by 2 m naught c square, okay, and then we will put a bracket here, and then I'm talking about, let's say, the nth energy level, so I'll just write down En square. It's going to be the same thing, minus 2 times of En, and then we are interested in finding out what is the average of this. VR is this, ये देखो V है, इसका average। सो एवरेज जो जब लेते हैं ना हम लोग, कांस्टेंट नहीं आता, तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है। तो मेरे पास यहाँ पे कांस्टेंट क्या क्या है, E इज अ कांस्टेंट, पाई इज अ कांस्टेंट, एप्सिलॉन इज अ कांस्टेंट, 4 इज अ कांस्टेंट। सो आई कैन टेक माइनस E square divided by
4 pi epsilon naught, ये हो गया, and we are going to take the average of 1 divided by r. Okay, I hope this is clear. We are putting the entire value of v here. We are taking the average. We are taking the average of the distance. That means the point at which we are measuring the potential energy, right? Similarly, we have to take plus average of v square. That means we are going to take plus और v square ले लेंगे यहाँ पे, तो v square में भी मेरा पास जो constant है उसको हम बाहर रखेंगे, minus of e square divided by 4 pi epsilon naught whole square और एवरेज ऑफ 1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, हम लोग 1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर का एवरेज लेंगे। नाउ आप लोग बोलोगे एवरेज कैसे लेंगे, बिकॉज एवरेज मींस वी आर गोइंग टू टेक द एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ठीक है। आई एम गोइंग टू गिव यू अ कैलकुलेशन फॉर द एक्सपेक्टेशन वैल्यू विच यू शुड एक्चुअली नो, बट देन इस वाले रिलेशन को हम लोग पहले थोड़ा मॉडिफाई करके अच्छे से लिख लेते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, ई आर प्राइम is equal to minus 1 divided by 2m naught c square, and then we will put this bracket, this is en square minus 2 times en, ठीक है, ये माइनस और यहाँ पे एक माइनस है, राइट। सो वी कैन बेसिकली डायरेक्टली टेक इट टू बी प्लस ले लेते हैं, बेकार में माइनस और एक रखना क्यों है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 टाइम्स ऑफ ई एन, उसके बाद इट इज ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, we are simplifying this is average of 1 divided by r, okay, and then we have got plus e square, माइनस का स्क्वायर ले लिया, by 4 pi epsilon naught whole square and average of 1 by r square। अभी क्वांटम मैकेनिक्स में एवरेज का मतलब है वी आर गोइंग टू कंसिडर द एक्सपेक्टेशन वैल्यू। परटर्बेशन थ्योरी में हम लोगों ने ऑलरेडी किया है 2-3 बार एक्सपेक्टेशन वैल्यू, एंड वी शुड एक्चुअली नो व्हाट इज द रिजल्ट और व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू 1 by r and 1 by r square। We can use mathematical physics, use gamma function and all to find out that energy। यहाँ पे मेरा En क्या है, En है मेरा बोर एनर्जी। So if you remember this term, Bohr energy for the nth orbit, Bohr energy for the nth orbit। So ये रहा मेरा रिलेशन फॉर ई आर प्राइम। यहाँ पे मेरे पास अभी नेक्स्ट जो कैलकुलेशन मुझे करना है, मुझे कैलकुलेट करना है व्हाट इज एवरेज ऑफ 1 by r and what is the average of 1 by r square, right? So before we proceed, maybe I will tell you how to find out the result। और एक नया पेज ले लेते हैं यहाँ पे, आंसर जो आप लोगों के पास आना चाहिए, दिस इज अगेन समथिंग व्हिच यू शुड हैव ऑलरेडी डन, ओके। सो आई राइट इट डाउन हियर, वी नो 1 divided by r is equal to 1 divided by n square a, okay, and 1 divided by r square is equal to 1 divided by L plus half, okay, n cubed a square। सो आप लोग बोलोगे कि सर वी नो कैसे, हमें तो नहीं पता, आपको पता होगा, राइट। बट देन लेट मी टेल यू, ये वाला जो है ना आप लोगों ने ऑलरेडी अंडरग्रेड में डिराइव किया हुआ है, मैथमेटिकल फिजिक्स का जो टूल है वो हम लोग यूज़ करना पड़ता है यहाँ पे। बट देन 1 by r मैं आप लोगों के लिए डिराइव कर देता हूँ, सो दैट 1 by r स्क्वायर भी आप लोग सोच के डिराइव कर लो। इट्स प्योर मैथ्स, नथिंग एल्स। अगर हम लोगों को बताया गया कि मेरे को डिराइव करना है 1 by r, कैसे निकालेंगे, ठीक है। What is the formula for finding out 1 by r? You have to just find out the expectation value. So you have to know what is the wave function, that means psi star, okay। एक ये ले लिया, corresponding coordinates भी ले लिए, और उसके बाद मेरे को 1 by r निकालना है, right? So for 1 by r, first what we do is we find out what is the expectation value of r, ठीक है। तो हम लोग पहले expectation value of r निकाल लेते हैं। तो r के लिए मैं लिखूंगा psi r psi star into dr or dv। We are going to find out the expectation value over the entire volume। I hope you understand why it's entire volume, because when we are actually considering a nuclei or an atom, okay, और समझ लो एक प्रोटॉन है और वो trapped है within a nuclei, that nuclei is 3-dimensional, that means it has got a volume। So we have to find out the expectation value using this formula over the volume dv। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मुझे तो साई का फॉर्म जानना पड़ेगा।
फॉर हाइड्रोजन एटम ओके ये वाला डेरिवेशन हम लोग फिर नहीं कर सकते, बहुत लंबा हो जाएगा डेरिवेशन नहीं तो. दिस इज ऑल्सो समथिंग विच यू शुड रिमेंबर फॉर द हाइड्रोजन एटम. इफ यू कंसिडर द ग्राउंड स्टेट 100 state is usually considered as the ground state, right? और ये वाला मेरा है ground state. Okay, let me just write it down. ये वाला है ground state. Anyone remembers what is the form of Psi 100? ये again आप लोगों ने derive किया होगा because हम लोग यहाँ पे advanced quantum mechanics पढ़ रहे हैं, तो ये वाला आप लोगों ने already derive कर लिया होगा. The value for this is 1 divided by pi a naught cubed, okay, into e to the power minus of r divided by a naught. Check a book, any quantum mechanics book, Loknath and Ghatak, or maybe Griffith, और मे बी गुप्ता कुमार एंड शर्मा. वहाँ पे आप लोग हाइड्रोजन एटम का जब डेरिवेशन देखोगे वहाँ पे देखोगे द ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन फॉर हाइड्रोजन एटम इज दिस. इसका लंबा डेरिवेशन है, इसको अगर डेराइव करने जाएंगे तो अपना सिलेबस कभी खत्म नहीं होगा. दिस इज समथिंग विच यू शुड नो. ठीक है, तो ये वाला मेरा शाई है, तो ये वाला मेरा ग्राउंड स्टेट के लिए मैं निकाल रहा हूँ एवरेज वैल्यू ऑफ आर, मतलब यहाँ पे मैं रिप्लेस कर सकता हूँ. दैट मीन्स एवरेज वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू शाई स्टार. यहाँ पे देखो कोई आई कंपोनेंट नहीं है, अगर आई होता तो शाई स्टार जहाँ पे होता आई की जगह माइनस आई लिखते हैं, बट यहाँ पे तो कोई आई कंपोनेंट है नहीं, मतलब हम लोगों को इसी को 2 बार लेना है, which would be nothing but your psi square. So psi star would be square of this, right? So that means I can simply write it down as 1 divided by pi a naught cubed into e to the power minus square है तो e to the power twice r divided by a naught. I hope this is clear. Not clear तो मेरे को फिर से पूछो. This is there. This is your psi star. Into r is already there. Okay. And we are actually differentiating it over integrating it over a volume dv. Volume dv मतलब if you remember your spherical polar coordinates, volume में क्या क्या coordinates होते हैं? r, theta और phi. करेक्ट. सो हम लोग वो लेने वाले हैं. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे dv को डिस्टेंस रहता है ना, स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स है. स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है? r होता है फॉर्मूले में क्या है? साई स्टार. हाँ तो साई की वैल्यू रखेंगे. हाँ, तो अभी कर रहे हैं, अभी मैं दिखा रहा हूँ एग्जैक्टली वॉल्यूम डिफरेंशियल, वॉल्यूम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं. जैसे साई और साई स्टार लिखा आपने, तो साई की 2 बार वो वैल्यू रखेंगे तो आर तो कहीं आएगा ही नहीं. कौन सा वाला? जो ये वाला नीचे इस वाले में लिखा ना, ये आर है. दिस इज द आर, राइट? ये अच्छा फॉर्मूले में हाँ, मल्टीप्लाई में फॉर्मूला नहीं है. देखो एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे ना, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसका निकाल रहे हैं हम लोग? आर का. within this range of psi star, right? Within the volume dv. So this r along with psi star, this is the formula that we use. तो ये वाला r जो है वो है. गुड क्वेश्चन, कंफ्यूज नहीं होना है. ये वाला r ये वाला r है, ठीक है, और psi star का ये dv. अभी इसको मैं करूंगा इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन के लिए मैं क्या करूंगा? 1 डिवाइडेड बाई पाई a नॉट क्यूब्ड को बाहर ले लेता हूँ, एंड इट्स ओवर वॉल्यूम. एंड वॉल्यूम में वी हैव गॉट 3 कोऑर्डिनेट्स r, थीटा एंड फाई. मतलब मेरे को r, थीटा और फाई तीनों के ऊपर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. r will go from 0 to infinity if you consider the entire range. The effect of the charge will be there till infinity. अगर मैं थीटा बोलूँ तो if you remember your volume coordinates, it will be between 0 to pi. और मैं अगर फाई बोलूँ, this would be from 0 to 2 pi, 360 degree. ठीक है, so this is your volume integration if you remember, and then I have to write it down as e to the power minus 2r divided by a naught into r. और ये मेरा वॉल्यूम एलिमेंट है. वॉल्यूम एलिमेंट क्या हो गया? किसी को याद है? सब भूल गए? r स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई डी आर, और डी आर डी थीटा डी फाई, किसी भी फॉर्म में लिखो. We are integrating it over dr, we are integrating it over d theta, we are integrating it over d phi, and we have got as component r square sin theta d theta. This is your volume element. If you divide it into r, theta and phi, this is done in your class 12 geometry when you study your spherical polar coordinate. अगर 11 में नहीं किया, 12 में नहीं किया, तो डिग्री में तो कराना ही पड़ेगा इसको. ठीक है, मैथ्स नहीं लिया होगा तो फिर ये मैथमेटिकल फिजिक्स में किया होगा. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ये वाला जब हम लोग डिराइव करेंगे, अभी यू कैन जस्ट सेपरेट दिस आउट. इट्स वेरी सिंपल, राइट? हम लोग यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई पाई
ए नॉट क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ 0 to infinity। पहला वाला जो है r के रिस्पेक्ट में है, तो r में देख लेता हूँ मेरे पास क्या क्या r है, और मे बी आई कैन राइट डाउन द अदर कंपोनेंट्स फर्स्ट, इट विल बी मोर इजी। पहले मैं चलो फाई लिख लेते हैं। फाई इज फ्रॉम 0 to 2 पाई, सो फाई का तो मेरे पास दिस डी फाई है, सो आई जस्ट पुट इट एज डी फाई, एंड देन आई कैन राइट इट डाउन एज 0 to पाई। उसके बाद मेरे पास है थीटा, तो थीटा में मैं देखता हूँ साइन थीटा मेरे पास एक है, तो आई कैन जस्ट राइट इट डाउन एज साइन थीटा डी थीटा। उसके बाद फाइनली मेरे पास है 0 to 2 इन्फिनिटी जो r का है, तो r का वाला ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड है। दिस इज r इंटू आर स्क्वेयर, सो दिस इज r क्यूब्ड इंटू e टू द पावर माइनस 2r डिवाइडेड बाई a नॉट इंटू, और कुछ बचा r का नहीं बचा, दिस इज जस्ट dr। So you have to integrate this. This is a simple integration. This is a simple integration. But ये वाला जो integration है यहाँ पे हम लोग लगाएंगे gamma function, right? So you have to remember your gamma function. Gamma function याद है? लिमिट होती है कुछ, Right, right. minus So infinity से there are different forms of gamma function. Okay, I will give you the form here. This gamma of z is equal to 0 to infinity. This is something which I leave it to you. आप लोगों को करके बताना है कि आप लोगों को मिलता है कि नहीं। e to the power minus u into u to the power z minus 1 into du। देखो e to the power minus u to the power z minus 1, u मेरा क्या है यहाँ पे r हो रहा है ना, right? z minus 1 मतलब z मेरा 4 है, 4 minus 1। So you have to use the gamma function, do some modifications and replacements and do your calculation। जब ये calculate करोगे आप लोगों को final answer जो आएगा वो आएगा ये ऊपर जो लिखा हुआ है। The final answer, okay, this is 1 by r, okay, so for this if you do your calculation, okay, so मैं पूरा calculation करने वाला हूँ नहीं, I expect that all of you do it, ठीक है। आप लोगों का जो एवरेज ऑफ r आएगा वो आएगा 1.5 a naught। These two are simple, this one you have to use gamma function, okay, so I will leave it to you, derive। ये समझने के लिए देखो एग्जाम टाइम में अगर आप लोगों को ये याद भी ना रहे डेरिवेशन, यू रियली डोंट नीड टू डू इट बिकॉज इट इज एक्सपेक्टेड कि आप लोगों ने पहले से ऑलरेडी किया होगा, ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो यू कैन गेट व्हाट इज दिस विच विल बी नथिंग बट 1.5 a naught। सिमिलरली यू कैन डू इट फॉर 1 by r ऑल्सो। 1 by r के लिए भी आप लोग कर सकते हो और उसके बाद भी आप लोग को एक रिजल्ट मिलेगा। 1 by r के लिए इट्स वेरी इजी, ओके, आई एम जस्ट टीचिंग यू हाउ टू फाइंड आउट द एवरेज। सो 1 by r का कैसे होगा? गामा की लिमिट तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होती है। नहीं, ये 0 to infinity वाला, ये दूसरा रिजल्ट है, चेक करो, चेक करो, बहुत सारा रिजल्ट है ना, तो ये एक वन ऑफ द रिजल्ट है, ठीक है। ये वाला जो है 1 by r, दिस वुड बी इक्वल टू शाई 1 by r इंटू शाई स्टार डी आर। ये वाला और इजी होगा बिकॉज यू नो यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी एक r रहेगा, r स्क्वायर, ठीक है, और ये 1 by r हो जाएगा। अभी 1 by r होगा तो r ओवर कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला सिर्फ r e टू द पावर माइनस 2r बाई a नॉट होगा। तो r वाला तो ये तो वो हो गया ना, रिड्यूसिंग फंक्शन हो गया, ठीक है। सो यू कैन जस्ट डू इट सिंपल। सो इसको भी आप लोगों को करना है, और ये वाला जब आप लोग करोगे तो आप लोगों को आंसर आएगा 1 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर है। सो सॉल्व इट। मैंने ऑलरेडी टेक्निक बता दिया कैसे सॉल्व करना है, आप लोग ऐसे करके सॉल्व करके आंसर निकाल के यू हैव टू पुट इट देयर। सो कहाँ हमें डालना है ये आंसर? ये आंसर जो मिला है, ये जो रिजल्ट है, ये मेरे को एक्सप्रेशन 10 में डालना है। तो लेट्स जस्ट कॉपी एक्सप्रेशन 10, ओके, यू हैव टू डू द कैलकुलेशंस एंड पुट इट इन एक्सप्रेशन 10। सो हम लोग 10 को एक बार कॉपी कर लेते हैं, we will take a new page and the previous slide it was note, okay, वो खाली नोट है। पूरा का पूरा वो करना पड़ेगा, बट एनीवे आप लोग अपना नोट देखो, देखो एक्सप्रेशन 10 में क्या है उसके हिसाब से हम लिखेंगे इसका। लेट्स जस्ट राइट डाउन दिस एक्सप्रेशन 10। सो विल जस्ट रिप्लेस द वैल्यूज दैट वी हैव। सो एक्सप्रेशन 10 में क्या है, मैं क्या करूंगा, एलिमिनेट करूंगा, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 10 implies er prime er dash is equal to
माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स m नॉट c स्क्वायर, विद इन ब्रैकेट मेरे पास है en, चेक एक्सप्रेशन 10 en प्लस 2 times of en, within bracket it is e square divided by 4 pi epsilon naught into average of 1 by r. So अभी हम लोगों ने समझा average of 1 by r is equal to 1 divided by n square a, and then plus e square divided by 4 pi epsilon naught whole square into 1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर का अगर आप लोग निकालोगे तो L प्लस हाफ, L जो है वो है मेरा क्वांटम नंबर. इफ यू लुक इनटू द डेरिवेशन, ये वाला जो 1 बाय एवरेज जो 1 बाय आर स्क्वायर का कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत लंबा डेरिवेशन है इसका. इसके वजह से ये वाला जो सिलेबस है, इस सिलेबस में मुझे पहले से जानना पड़ेगा कि 1 बाय आर कितना है और 1 बाय आर स्क्वायर कितना है. सो दिस इज 10 क्यूब ए स्क्वायर. आप कोई भी किताब ले लो, मे बी यू कैन चेक ग्रिफिथ ऑल्सो, जहाँ पे परटर्बेशन थ्योरी एक्सप्लेन किया गया है, वहाँ पे इन लोगों ने ये डिराइव नहीं किया है. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट टू यू बिकॉज मे बी यू डोंट रिमेंबर. तो इसके लिए ज़रूरी है कि मुझे याद रहना है कि मैंने ये को कहाँ से मिला मुझे. सो दिस इज व्हाट वी हैव. ओके, एंड देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी कैन एक्चुअली काइंड ऑफ सिंप्लीफाई दिस. ओके, सो टू एलिमिनेट ए, हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं ए को. तो एलिमिनेट ए है, मतलब ये वाली ए की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है. एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ, एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ en. we can actually just get rid of this a here, okay, and express this in terms of en. हम लोग को जो ये करेक्शन मिलेगा वो होगा e r prime is equal to minus of e n. Okay, or maybe I will just show you first. Let me write down what is en. En का जो फॉर्म है, that means the energy for hydrogen atom, en is equal to minus, ये वाला भी देखो पहले से डिराइव किया हुआ है. एंड आई नो इट्स अ बिट डिफिकल्ट बिकॉज आप लोगों को बहुत चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी. अगर ये सबका डेरिवेशन में जाओगे, इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम. m डिवाइडेड बाई 2h स्क्वायर इंटू e स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर into 1 divided by n square, and a is equal to 4 pi epsilon naught h cut square by m square. So I'll strongly suggest that all of you go through the derivation of the energy levels for a hydrogen atom. हाइड्रोजन एटम का en वैल्यू कैसे निकाला जाता है, जैसे निकालोगे ये मिलेगा, और यहाँ पे a एक कांस्टेंट होता है which is actually this m will actually refer to the mass, okay, and then everything else is basically constant. E is the charge, and so the mass of hydrogen atom, charge, सब कुछ रहेगा, and this is the term that you get. So यहाँ पे मेरा जो a है ना, ये वाला a है, ये वाला मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूँ, और इसको रिप्लेस करके आप लोगों को सिंप्लीफाई करना है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, प्रोबेबली आई एम नॉट गोइंग टू सिंप्लीफाई इट, आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हो. दिस इज इक्वेशन 11. देयरफॉर इक्वेशन 11 इम्प्लाइज, अभी क्या करेंगे हम लोग, रिप्लेस कर देंगे a को, e r प्राइम इज इक्वल टू, और ये मेरा en है, सो यू नो आई कैन टेक आउट en आउटसाइड. ओके, सो इफ आई डू इट, ओके, मे बी en, अच्छा ये पहला वाला en स्क्वायर था, आई गेस this is en square, right? Let me just check it once. Yeah, this is en square. Okay, I missed it out, sir. ये वाला en square है. So en और an की a की वैल्यू पुट करनी है इसमें. हाँ, en हम लोग पुट कर सकते हैं, नहीं पुट करने से भी मेरे को रिजल्ट मिलेगा. आई एम नॉट गोइंग टू रिप्लेस a, आई एम इंटरेस्टेड इन चेंजिंग a, नॉट en. तो en को en रहने देंगे. तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू टेक en स्क्वायर आउटसाइड, en स्क्वायर आउटसाइड डिवाइडेड बाय 2m नॉट c स्क्वायर, ये वाला ब्रैकेट के बाहर आ गया. ब्रैकेट के अंदर जो है en स्क्वायर की जगह हो गया मेरा 1 प्लस en स्क्वायर लिया ना बाहर, यहाँ तो सिर्फ en है, तो मतलब ये रहेगा 2 डिवाइडेड बाई en, राइट? इज इट क्लियर? 2 डिवाइडेड बाई en. एक एक स्टेप देखो, जहाँ पे भी कंफ्यूजन है जस्ट आस्क, बिकॉज दिस इज अ लॉन्ग डेरिवेशन. e स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 डिवाइडेड बाई
n square a square, ठीक है, n square a, right? This is not a square, this is a, sorry, this is n square a plus this would be e square divided by 4 pi epsilon naught whole square into 1 divided by e n square, 1 divided by e n square because e n square मैंने ब्रैकेट के बाहर ले लिया, into 1 divided by l plus half into n cubed into a square. So आप लोगों को सब मोरलेस रिप्लेस करना है ब्रैकेट के अंदर. ब्रैकेट के अंदर मुझे क्या क्या रिप्लेस करना है अभी, ई एन का जो वैल्यू है वो जो है ये, और a का जो वैल्यू है विच इज दिस. सो इफ यू रिप्लेस ई एन एंड a इनसाइड द ब्रैकेट एंड डू ऑल योर कैलकुलेशंस, आप लोगों को जो फाइनल आंसर मिलेगा वो रहेगा ई एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 times m naught c square, and then put the bracket. You should get it to be 4n divided by l plus half, okay, minus 3. This is the expression that we are looking for. Q, because it actually mentions the orbital quantum number, it mentions the principal quantum number and the energy level, okay, and it is written in terms of mc square. So ये जो मेरा energy correction है वो रहा ये. When we started with the expression for Hamiltonian, जहाँ पे हम लोगों ने kinetic energy और potential energy दोनों लिए. उसके बाद हमने जब करेक्शन शुरू किया तो देखा कि पर्टर्वेशन टर्म में कहा जाता है, ठीक है. सो इफ आई जस्ट गो बैक, जब मैंने रिलेटिविस्टिक करेक्शंस किए इसमें, बिकॉज मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ही तेजी से घूमेगा विद द स्पीड ऑफ लाइट, तो मैंने ये वाला वैल्यू लिया, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिविस्टिक एनर्जी इज इक्वल टू रेस्ट मास एनर्जी प्लस द काइनेटिक एनर्जी टोटल. सो ये वाला जब मैंने करेक्शन किया मेरे को मिला ये टर्म, उसके बाद मुझे ये मिला विच इज एक्चुअली नथिंग बट द करेक्शन टू द हैमिल्टोनियन. तो मेरे को तो एच प्राइम मिल गया, एच प्राइम मिल गया मतलब बाय पर्टर्वेशन थ्योरी आई कैन एक्चुअली यूज इट इन दिस रिजल्ट, और ये रिजल्ट में यूज करके एनर्जी टर्म करेक्शन निकाल सकता हूँ. तो यहाँ पे देखो कि आप लोगों को हर स्टेप में एनर्जी स्टेप करेक्शन मिल रहा है, ये भी तो एनर्जी करेक्शन ही है, बट द थिंग इज एवरी स्टेप देयर इज समथिंग अननोन. यहाँ पे क्या अननोन है, पोटेंशियल एनर्जी. सो ये जनरल फॉर्म है. तो अभी मेरे को क्या लेना है, हाइड्रोजन का पोटेंशियल एनर्जी. हाइड्रोजन का पोटेंशियल एनर्जी क्या है ये, सो विल पुट इट हियर एंड डू आवर कैलकुलेशन. यहाँ पे आके हम लोग फिर अटक गए बिकॉज इसके बाद मुझे निकालना है एवरेज ऑफ 1/r. एवरेज ऑफ r 1/r कहाँ से पता चलेगा, जो हम लोगों ने अंडर ग्रेजुएशन में किया है. तो ये वाला डेरिवेशन किया होगा आप लोगों ने गामा फंक्शन एक्सेट्रा यूज करके, और मैथमेटिकल फिजिक्स के टूल्स लगाए इसमें. तो ये वाला जो रिजल्ट है, ये ब्रैकेट में मैंने जस्ट बताया कि कैसे करते हैं, ये आप लोगों को एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट ये याद रखो काफी है. एंड देन यू आर रिप्लेसिंग इट हियर, उसके बाद मेरे को ये मिलता है. If I leave it here, it's fine. I've got what is the correction. But we can actually simplify it further. For a hydrogen atom, the energy or the total energy is actually given by this. And the value of A, which is actually a constant, is given by this. So that means what we can do is, in this expression, we can replace and we are going to get this answer. Okay. So ये वाला मेरा जो आंसर है, ये वाला फाइनल आंसर है. तो आप लोग सोच रहे होंगे कि फाइनल आंसर कब आएगा. This is your final answer. So equation 12 is the relativistic correction in energy. Correction in energy ER dash. ER dash जो है वो मेरा रिलेटिविस्टिक करेक्शन इन काइनेटिक एनर्जी है. ये रिजल्ट में एक माइनस लगा हुआ है, दैट मीन्स दिस करेक्शन इन एनर्जी इज एक्चुअली लेस देन द एनर्जी लेवल दैट वी आर कंसिडरिंग. सो ऑब्वियसली इतना हाई तो नहीं हो सकता. En is this entire value, but correction in energy would be lesser if you do the entire calculation putting some results. So question क्या रहेगा, what is the relativistic correction in the kinetic energy for a hydrogen atom, show using perturbation theory.